नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना अपने साथ कई तरह की मुश्किलें लेकर आया है। ऐसा लगता है कोरोना केवल एक महामारी ही नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभावों ने मानव शरीर में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना के साइड इफेक्ट में हमारे मस्तिष्क को लेकर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आप जानते हैं कि जी मीडिया की कोशिश रही है कि हम आपको कोरोना की इस मुश्किल चुनौती के वक्त में स्वास्थ्य संबंधी सही सलाह दें, जिससे आप न केवल स्वस्थ रहें बल्कि जागरूक भी बने। और इसके लिए हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स का एक सीनियर पैनल मौजूद रहता है। देश के अलग अलग इलाकों से ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें यह देखने को मिला है कि कोरोना से निजात पाने के बाद भी लोगों में मस्तिष्क संबंधी विकृतियां पैदा हो रही हैं। कुछ मामलों में लोगों की याददाश्त कमजोर होने की आशंका रहती है, तो कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें मरीज के दिमाग में सूजन आ जाती है, खून के थक्के जमने लगते हैं, यानी क्लॉटिंग होने लगती है। मौजूदा वक्त में 30 से 35% मामलों में नर्वस सिस्टम संबंधी मामले देखने को मिल रहे हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना के बाद जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, खासतौर पर मस्तिष्क संबंधी यानी कि दिमाग संबंधी, उन पर हम बात करने वाले हैं। क्या आपका कोई यार, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसको कोविड हुआ था और उसने आपको यह बताया कि जब से वो कोविड के बाद से ठीक हुआ है तो उसे कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, वो एकाग्रचित नहीं हो पाता, कहीं फोकस नहीं कर पाता? क्या उन्होंने ये आपको कभी ये कहा है कि वो चीजें भूल जाता है, या दरअसल वो चीजों को उस रफ्तार से नहीं कर पाता जिस रफ्तार से कोविड के पहले वो कर लिया करता था, या जितना फोकस कर लिया करता था, वो चाहे घर के काम हो या फिर कोई दफ्तर का काम हो? तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। 1/3 केसेस में इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आज का यह खास कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए। आज की डिबेट आपको खास जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सीधा पैनल के पास चलते हैं और हम आपका तारुफ कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ आईएमए गाजियाबाद के प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर हर्षवर्धन अत्रेया जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके साथ साथ हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट वाराणसी से डॉक्टर ऋतु गर्ग जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर ऋतु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल है। सर, बहुत से लोग जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, हमने देखा कि ऐसे लोगों की संख्या करीब 30% तक है जो ये शिकायतें करते हैं कि कोविड के बाद उनको कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत होती है याददाश्त संबंधी। क्या ये संख्या 30% के आसपास है, या आपकी जानकारी में ये संख्या कम या ज्यादा है? लोग इस बीमारी से अब पीड़ित हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसा देखा गया है कि कोविड का जो दिमाग पे है बहुत ही गहरा असर हो रहा है जी। जितना भी डाटा है, अभी तक का जो डाटा हम लोग देख पा रहे हैं, उस डाटा के हिसाब से हर तीसरे चौथे आदमी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारी फॉर्म में हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मगर ऐसा देखा जा रहा है कि हर तीसरे चौथे आदमी को कोरोना की वजह से दिमाग पे तो डेफिनेटली असर है, खासतौर से उन लोगों को जो आईसीयू में थोड़ा लंबे समय के लिए रहते हैं। आईसीयू में ज्यादा इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि आईसीयू में जो कोविड आईसीयू का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। जो लोग ठीक होके वहां से बाहर आते हैं, डेफिनेटली जब वो मोर्टेलिटी देखते हैं तो दिमाग पे तो असर होता है। वार्ड में थोड़ा कम है, बट एवरेज ऐसा देखा गया है कि हर तीसरे चौथे आदमी को इस प्रॉब्लम का शिकार तो है डेफिनेटली। नहीं डॉक्टर अग्रवाल, ये जैसा आपने बताया कि खासतौर पर उन लोगों को जो आईसीयू में रहे हैं या जिनको वायरस ने सीवियर अटैक किया है, ये शिकायतें उनमें है, या ये उनमें भी हैं जो घर पर ही होम आइसोलेट थे, ठीक हो गए, घर पर हैं, उसके बाद उनको शिकायतें आ रही हो? नहीं, सभी में है। मैं तो आपसे ये बता रहा हूँ कि जो लोग आईसीयू में रहे या हॉस्पिटल में रहे उनको ज्यादा है प्रॉब्लम। इवन जो घर में भी रहे उनको कम है। देखिए, ऐसा है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स अपने आप में कब पैदा होती है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का बहुत बड़ा कारण है अकेलापन। आदमी जब अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलते हैं। कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है, कभी एंजाइटी में चला जाता है। कोविड ट्रीटमेंट का अगर आप प्रोटोकॉल देखें, कोविड ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है आइसोलेशन, कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। देखिए, ये तो
पहला ही मुद्दा है। तो चाहे पेशेंट आईसीयू में रहे, चाहे हॉस्पिटल में रहे, चाहे घर पे रहे, उसको आइसोलेट करना है। आईसीयू में वातावरण बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अपने चारों तरफ मोर्टेलिटी देखेंगे तो उसका असर दिमाग पे आता है। बिल्कुल। ऐसे ही वार्ड में भी पेशेंट को अकेले ही रहना है। हाँ, सिस्टर से, डॉक्टर से आपकी मुलाकात होती है, बट मैक्सिमम टाइम तो आपको अकेले ही रहना होता है। इसी तरीके से घर में है, घर में भी आप अकेले कमरे में बंद हैं। हाँ, घर में इतना फायदा जरूर है कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार के लोगों से खिड़की से या दरवाजे से बात कर पाते हैं, तो उसका असर कम पड़ता है। हॉस्पिटल में, वार्ड में उससे ज्यादा होता है, आईसीयू में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मेरा ये कहने का एक मतलब है, और डेफिनेटली है, बिल्कुल है। मैं डॉक्टर अग्रवाल लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, वाकई ये सबसे पहली चीज है, आइसोलेट। हमने जब भी मनुष्य की परिभाषा पढ़ी है, हमने पढ़ा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक से सीधा मतलब यह है कि वो लोगों के साथ रहता है, वो ग्रुप में रहता है। लेकिन जब हम आइसोलेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से फिर वो नेगेटिविटी, वो अकेलापन, वो दिमाग में अलग तरह के ख्याल, विचार वो आने लगते हैं। और पॉजिटिव मरीज की तो छोड़िए, यहां तो जो नेगेटिव है वो भी जब सुनता है कि आज मेरे इस रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, आज मेरा ये दोस्त दुनिया को छोड़कर चला गया, तो वो साइकी बदल जाती है, व्यक्ति की सोचने का तरीका, नजरिया बदल जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि हम लोग को इतनी आदत है सब लोग के साथ रहने की, और दूसरी बीमारियों में मनोबल बढ़ाने वाले लोग साथ रहते हैं और बहुत सारा सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको मिल जाता है। आईसीयू में भी मरीजों के जो बीमारदार हैं उनको कम से कम 2 बार जाने दिया जाता है। बट कोविड क्योंकि इतना ज्यादा कंटेजियस है और इतनी गंभीर बीमारी है कि लोगों को आइसोलेट करे बिना कोई चारा नहीं है। और उसी के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, अकेले रहने की वजह से प्रोलॉन्ग पीरियड तक, बहुत लंबे समय तक अकेले रहना, किसी से बात शेयर नहीं कर पाना, और बीमारी से जुड़े हुए जो लक्षण हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। सांस की परेशानी है, दूसरे जो इल इफेक्ट्स हैं, बुखार है, बदन दर्द है, भूख नहीं लगना, ठीक से खाना नहीं मिलना। दूसरा जो भय है कि अब होगा क्या, सीवियर हो जाएगा कि निकल आएंगे, किसी से बात शेयर नहीं कर पाना और मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा हैं इस बीमारी के साथ कि कोई भी व्यक्ति जो कितना भी मनोबल रखे, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आना तो लाजमी है। तो हमको यही चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोग इस बीमारी को होने ही ना दें, और अगर हो भी जाए और आप आइसोलेटेड हैं तो मनन चिंतन करते रहें, ध्यान योग करें और मेडिटेशन करें। इन सब चीजों से करने से अपना मनोबल बनाने में सहायता मिलेगी। दूसरा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाए रखें, और अगर आप घर पर आइसोलेटेड हैं तो कॉल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, स्काइप के थ्रू दोस्तों से, परिवार से अपना जो है रिश्ता बनाए रखें। बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर के साथ भी, अगर आप होम आइसोलेटेड हैं तो डॉक्टर के साथ भी अपने लक्षणों को सही साझा करें। अगर आपको बुखार है, आपको सांस की तकलीफ है, तो वेग टर्म्स में बात ना करें। आप ये बताएंगे कि अगर बुखार है तो कितना है, तो उसको नापना, उसको रखना बहुत जरूरी है कि कितना बुखार है। 100 था, 102 था, 103 था, 104 था, सांस की परेशानी कितनी है, पल्स रेट कितना है, ये सारी चीजें बहुत सही जानकारी साझा करें, जिससे कि सही टाइम पर सही समुचित इलाज मिले। और परिवार वालों को और हम एज अ सोसाइटी, हम लोगों को भी चाहिए कि हम। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर ऋतु, अब तक जो मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लोग देखते हैं, उनको हम बताते रहे कि कोविड के बाद किस तरह से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस, एस्परजिलोसिस, और इसके साथ साथ अब येलो फंगस जो दिल्ली एनसीआर में केस आ गया, उसके सिम्टम्स, उसका इलाज, उससे बचने के तरीके हम बताते रहे। लेकिन आज जो हम फोकस कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट पर, वो फोकस कर रहे हैं हम मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानियां जो आज सामने आ रही हैं।
हम फोकस नहीं कर पा रहे, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो कोविड मरीज हैं उनकी ये शिकायतें हैं, इसकी वजह क्या है? ये तो मैंने अभी डॉक्टर हर्षवर्धन से और डॉक्टर अग्रवाल से पूछा। इससे बचे कैसे, कैसे इससे बाहर निकलें, ये सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर ऋतु। देखिए, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कोविड में फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं। तो हम लोग एक दूसरे के साथ फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्शन बनाए रखें। एक वर्ड होता है मैं हूं ना, इस वर्ड की बहुत बड़ी गहरी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बीमार हैं और साथ वाला व्यक्ति हमेशा कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, भले फिजिकली नहीं हूँ लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर प्रॉब्लम के लिए साथ खड़ा हूँ, तो ये आदमी का मनोबल बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसको लगता है कि मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो सामने वाला मेरे साथ है। दूसरा, फाइनेंशियल लॉस जो लोगों को हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों में एंजाइटी क्रिएट करने का। लोगों को लग रहा है ठीक है 10 दिन 15 दिन तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट इसके बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा? क्या मेरे जो पैसे, नौकरी की छुट्टियां गई हैं वो मुझे मिल पाएंगे? मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? मुझे कोई और दिक्कत तो नहीं होगी? तो जो ये सब भी लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, तो जहां भी वो जॉब करते हैं या जहां पर भी वो जो बिजनेस करते हैं, कि वहां के लोगों से भी वो कांटेक्ट करते रहें, बल्कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उनसे कांटेक्ट करते रहें कि नहीं आपकी जॉब पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप जितने दिन बीमार हैं आपको उसकी सैलरी मिलेगी। तो एक पेशेंट का मनोबल बढ़ता है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। तीसरा, हम अपने घर परिवार के बाकी लोगों से भी अपनी चीजें डिस्कस करते रहें कि मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे योगा करना है, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसको करें, क्योंकि इसकी कोई भी मनाही नहीं है। आप अपनी इच्छा की हर वो चीज कर सकते हैं। आप अगर घर में ही आइसोलेटेड हैं तो आप बालकनी में टहल सकते हैं। बालकनी में सूरज का जब अर्ली मॉर्निंग का समय होता है आप योगा कर सकते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन ले सकते हैं, आप पेड़ों के बीच में रह सकते हैं, ताकि आपको एक नेचुरल चीज लगेगी, आपको सकारात्मकता आएगी। तो सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है इस टाइम में। प्लस जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका मेन कारण होता है आईसीयू में, उनको लगता है कि मेरे बगल वाले बेड पर जो पेशेंट था सुबह सुबह तक तो ठीक था, अचानक से वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गया या अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो जब हम वो डेथ देखते हैं तो फियर हमारे अंदर आ जाता है कि आज उसके साथ हुआ है, कल ऐसे तो नहीं कि मैं भी ऐसे हो जाऊं। तो वहां पर जो एक काउंसलर होता है हॉस्पिटल में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पेशेंट को काउंसल करता रहे कि नहीं आपका अभी ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन इतना मेंटेन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर आपको इमीडिएटली आपके साथ हैं, डॉक्टर नर्सेज आपके साथ हैं जो आपको इमीडिएटली वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगे। तो हॉस्पिटल बेस्ड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो काउंसलर की भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या जब जो उनके अटेंडेंट्स मिलने जाते हैं पूरा पीपी किट पहन के पूरी व्यवस्थाओं के साथ मिलने जाते हैं, वो भी उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करें। तो क्योंकि इस वक्त में पेशेंट को मोटिवेशन की जरूरत है। प्लस पोस्ट कोविड जो पेशेंट ठीक होकर आ गए हैं उनमें भी हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड चेंजेस, लैंग्वेज चेंजेस, नींद ना आना, ये हम लोग बहुत देख रहे हैं। इवन लोग अचानक से अच्छा खासा बिहेवियर कर रहे हैं, सडनली आप देखेंगे अभी खुश हैं और सडनली उनके बिहेवियर में आपको लगेगा कि सडन गुस्सा आ गया। पेशेंट डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, मतलब वो कोविड से ठीक होने के बाद विद इन 6 मंथ्स इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जो एक बहुत हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए एक अच्छा लक्षण नहीं है। इवन जो यंग एडोलेसेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, 18-19 साल के बच्चे, जब उनको ये लगता है कि हम आइसोलेशन में हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो ड्रग्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पेरेंट्स को, उनके फ्रेंड्स को, कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। अभी एक समय है जो बुरा समय चल रहा है पर ये समय बीत जाएगा। तो हमें यहाँ पर यंग एडल्ट्स के साथ बहुत सारा समय बिताना होगा। जब बच्चे ठीक होकर घर वापस आ गए हैं, बच्चे ठीक हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स की, स्पेशली मदर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को काउंसलिंग करते रहे, उनको ये मूड चेंजेस के डिसऑर्डर में ना जाने दे, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन शिजोफ्रेनिया जिसमें पेशेंट सडनली एग्रेसिव हो जाता है, ये भी लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे हैं। तो यंग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रग्स की तरफ बिल्कुल ना जाए, टेम्परेरी फेज है। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इवन जो कोविड के बाद हम लोग ये भी देखते हैं जो पेशेंट्स में इंटरल्यूकिन 1, मतलब ये तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, इवन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा जो पेशेंट में रिलीज होता है कोविड की वजह से, उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट के पास गुलन-बारी सिंड्रोम के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, एनकेफेलाइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को एक चेक लगाना होगा कि हम लोग ये बिल्कुल ध्यान दें कि पेशेंट की जो हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, जो बेसिकली कोविड का अपना एक नॉर्मल एक कोविड का रिएक्शन है कि वो हाइपर कोगुलेशन करता है, तो जिसकी वजह से ब्रेन के कई सारे हिस्सों में खून के थक्के जम जा रहे हैं।
तो जब कई कई पोर्शन में खून के थक्के जम रहे हैं, तो जिस पोर्शन में खून के थक्के जम रहे हैं उसके हिसाब से पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ पेशेंट में पैरालिसिस तक नोट करी जा रही है कि हो रहे हैं, कुछ पेशेंट में जीबीए जिसको हम लोग बोलते हैं गुलेन-बारी सिंड्रोम डेवलप हो जा रहा है, और कुछ पेशेंट इस तरह की सडन याददाश्त चली जा रही है, वो किसी काम को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो साइटोकाइन रिलीज हो रहा है, जिसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं पोस्ट कोविड, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रहा है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त न्यूरोलॉजिस्ट के पास कि किस तरह से इसको कोप अप करें। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो हम फिर भी बहुत हद तक एक मेंटल सपोर्ट के साथ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ कर सकते हैं, पर यहाँ हमें ट्रीटमेंट की सही डोज डिसाइड करनी पड़ेगी। जो पेशेंट स्पेशली आईसीयू में रहे हैं, जिनको हेपारिन चली है, तो उनमें देखा जा रहा है कभी कभी ओवर यूज की वजह से इंट्राक्रैनियल हैमरेज या सबड्यूरल हैमरेज हो जा रहा है, तो वहां भी हमें एक चेक लगाना होगा और हमें थोड़ा प्रिकॉशनली इस चीज को भी देखना होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ ना हो। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर ऋतु, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो लेमन हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, लेकिन आपने जो कहा उसे बहुत हद तक आसान शब्दों में हमने समझने की कोशिश की, और वही जो चीज़ें हम बहुत आसान हिंदी शब्दों में जो हम समझा रहे हैं, उसमें वही चीज़ें हैं जिन पर आपने फोकस किया कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें। और अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि देखिए मुझे कोविड हुआ था, मेरी याददाश्त आजकल कुछ कमजोर है, तो उसका मजाक मत बनाइए, आप समझिए उसकी स्थिति, वाकई उसके साथ ऐसा हो रहा है और उसके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और जो डॉक्टर ऋतु आपने कहा, दरअसल इस वक्त जो आईसीयू में है या जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है, वो 3 तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। और वही सवाल मेरा डॉक्टर अग्रवाल आपसे है, जिस तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इशारा किया, डॉक्टर ऋतु ने भी इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा आपसे सवाल यह है कि 3 तरह की परेशानियों से इस वक्त एक बेड पर लेटा हुआ पेशेंट जूझ रहा है। सबसे पहला, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। सबसे पहला तनाव तो उसको यही है जब वो आसपास चीजों को देखता है या वो आंकड़े देखता है देश के, दुनिया के। उसके बाद जितने दिन वो अस्पताल में रुकता है, उसे अपने परिवार वालों पर दया आती कि न जाने कितना बिल बन रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के भी इतने चार्जेस नहीं होते होंगे जितने कोविड के लिए 15-17 दिनों में जो पैसे ले लिए जा रहे हैं। तो परिवार के फीस की भी चिंता है। और तीसरा, वो जो भी काम करता है, वो कहीं जॉब करता है या कुछ बिजनेस करता है, तो उसमें हो रहा लॉस और भविष्य को लेकर वो अनिश्चितता कि पता नहीं नौकरी बचेगी, बिजनेस का क्या होगा, डूब जाएगा। इन सब चीजों से नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, वो घिरा हुआ है। ऐसे में कहां से निकाले वो उम्मीद की ज्योत? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूं और मैं खुद कोविड आईसीयू में और कोविड पेशेंट्स के बीच में रहता हूं जी। और मैं पूरे दिन कोविड पेशेंट्स को ही देखता हूं। मैं उनकी मानसिक स्थिति को भी समझने लगा हूं अब। मुझे पता चल जाता है कि इस समय ये पेशेंट क्या सोच रहा है। जब हमारे पास आईसीयू में कोई पेशेंट आता है, तो उसका ये नहीं भरोसा होता कि वो वहां से सही सलामत निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सच्चाई है। आता पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, कई बार साइटोकाइन स्टॉर्म, जैसे डॉक्टर रीतू अभी कह रही थी, वो रिलीज होता है, साइटोकाइंस आते हैं, पेशेंट की स्थिति बिगड़नी शुरू होती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट की स्थिति खराब हो जाती है, वेंटिलेटर पे आ जाता है और अल्टीमेटली कई बार डेथ हो जाती है। ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं, वो हम लोगों से मिलते रहते हैं, रोज हम लोगों के सामने रोते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके परिवार गए पूरे, ऐसे भी फैमिलीज हैं कि माँ बाप भी चले गए, हस्बैंड भी चला गया, सिर्फ वाइफ रह गई और बच्चा रह गया। ऐसे बहुत सारी किस्से हैं। लेडीज हैं आईसीयू में, हमने देखा 30-32 साल की लेडीज हैं, लड़कियां हैं जिनको कि कोविड हुआ। मुझे कई बार फोन पे दिखाया उन्होंने कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरी 2 छोटी छोटी ये बच्चियां हैं और मुझे इनके लिए जीना है। तो ये सब चीजें एक ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर आप, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस तरीके की आईसीयू में। ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनका असर डेफिनेटली दिमाग पे पड़ता है, बहुत गहरा असर होता है। और मैं मानसिक स्थिति को इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे पता चलता है कि ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन पहला ये होता है कि डॉक्टर साहब, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा जी। जब वो आईसीयू में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे वेंटिलेटर पे मत लेना, आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में वेंटिलेटर पे मत लेना, मुझे मेरे परिवार के पास पहुंचा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी इतने दिन से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर देखिए, सब चीजें सुननी होती हैं, आपको अपने तरीके से चलना होता है। अच्छा, अब जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं कोविड में, जैसे अब म्यूकरमाइकोसिस आ गया, जो अभी ब्लैक फंगस के बारे में बात हो रहा था जी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका असर भी दिमाग पे पड़ रहा है लोगों के। अब पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक होके तो जा रहा हूँ, कहीं दोबारा मुझे
वापस तो नहीं आना पड़ेगा म्यूकरमाइकोसिस के लिए या ब्लैक फंगस के लिए? ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन हो गया है। आईसीयू में पेशेंट लेटा रहता है, डॉक्टर साहब मेरा स्टेरॉइड इतनी हाई डोज में आप मुझे दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा? ये सब चीजें चल रही हैं लोगों के दिमाग में, पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। हम लोग, क्या फर्ज बनता है हमारा और डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का? देखिए मैं बताऊं, इस समय जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, वो गजब का काम कर रहे हैं। हमारी जी सिस्टर्स, वार्ड बॉयज जो आईसीयू के अंदर काम करते हैं, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 10-10 घंटे की, और खड़े रहते हैं। जब मैं जाता हूँ, मैं पर्सनली पेशेंट से खुद हाथ मिलाता हूँ हर एक से। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं पेशेंट के पास जाऊं और मैं बगैर छुए उसको चलाऊं। आप बस सिर्फ पेशेंट से हाथ मिला लीजिए, उसके सर पे हाथ रख दीजिए, इतना उसके लिए बहुत होता है। उसको एक सपोर्ट मिलता है कि यस, उसके लिए कोई खड़ा हुआ है। जी वो इस चीज का इंतजार करता है पेशेंट, इसी चीज का इंतजार करता है। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग कराते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट से बात कराते हैं, वो इतने खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक नई जिंदगी मिल गई उनको। ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो जिद करके हमसे मोबाइल अपने पास रखते हैं, वेंटिलेटर लगने से पहले बस सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे अपने परिवार से बात करा दें। इस तरीके की मानसिक स्थिति होती है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ शायद आसान शब्दों में, बट क्योंकि मैं इस तरीके की चीजों को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें शायद मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे इतना लंबा समय हो गया प्रैक्टिस में, मैंने इतनी डेथ कभी नहीं देखी, इतनी जबरदस्त जो ये कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, मैंने कभी नहीं देखी। जी और इसका असर मेरे भी दिमाग पे पड़ा। बीइंग ए डॉक्टर, मैं पेशेंट की बात नहीं करता, मेरे भी दिमाग पे पड़ा, क्योंकि मैं जब पूरे दिन आईसीयू में काम करता हूँ तो मुझे भी रात को कई बार ऐसा लगता है कि यस, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसकी फैमिली खत्म हो गई। तो पेशेंट के दिमाग पे तो साहब बहुत गहरा असर है। वो फाइनेंशियली भी टूट चुका है, वो इमोशनली भी टूट चुका है, उसका परिवार भी टूट चुका है, बहुत गहरा असर हुआ है। भगवान करे अब ये बीमारी किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, और मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं वो जी सब सही सलामत रहें और उनका परिवार बना सर, रहे, ये यही जो एक आपने देखिए पूरी बात बताई और आपने कहा कि आप आसान शब्दों में समझा नहीं पा रहे, एक पूरा भयावह नजारा आंखों के सामने हमारे आ गया। इससे आसान शब्दों में आप समझा नहीं सकते थे सर कि क्या हालात आपने फेस किए हैं, क्या हालात डॉक्टर हर्षवर्धन ने फेस किए हैं, या किन हालातों में डॉक्टर ऋतु काम कर रहे हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं सर, हम तो आप डॉक्टर्स को सलाम करते थे, करते हैं और करेंगे कि इस पैंडेमिक में अगर कोई बचाने वाला है तो या तो वो ऊपर वाला या धरती पर आप ही लोग हैं जो हमारी जान बचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर हर्षवर्धन आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि आज देखिए हमने अब तक, अगर आप ये स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं हमारा रोज, तो अब तक आपने देखा कि हमने हर गंभीर विषय को कवर किया है। हमने जब ब्लैक फंगस नहीं आया था हमने आपको चेताया, व्हाइट फंगस के पहले केस के साथ हमने आपको बताया, येलो फंगस के केस के साथ हमने आपको बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, सिम्टम्स आपको हमने बताए। एक बार जाते जाते फिर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत अहम चीज है, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी नाक में स्टफीनेस है, नाक बंद हो रही है, नाक में पपड़ी जम रही है, जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेहरे की किसी एक तरफ सूजन है, गाल में कहीं दर्द हो रहा है, दांत अचानक से हिलने लगे हैं, ऊपर तालू में कोई छोटा सा ब्लैक कलर का आपको स्पॉट नजर आ रहा है, ये सारे अगर सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं तो ये प्राइमरी सिम्टम है म्यूकोरमाइकोसिस के, एस्परजिलोसिस के। इनको आपको ध्यान से देखना है। तो जिंदगी बचाना हमारा मकसद है, खबर पहुंचाने के साथ साथ। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम शारीरिक दिक्कतों के साथ साथ भावनात्मक और जो दिमाग पर कोविड ने असर किया है उससे कैसे उभरे, उस पर हम बात करें, बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आज हम आपको बता रहे हैं कि कोविड के बाद जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, कोविड के बाद जो बीमारियां तकलीफें सामने आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे बहुत से लोगों की शिकायत यह है कि वो चीजों को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या कंसंट्रेशन उनका चला गया है, याददाश्त उनकी या तो पूरी चली गई है या फिर याददाश्त धीरे धीरे उनकी जा रही है। वो कोई चीज जो कोविड होने से पहले उन्होंने रखी थी, अस्पताल से वापस लौटे, उनको खुद को याद नहीं आ रहा है। अब उनको चिंता यह भी सता रही है कि भविष्य में आगे क्या ये चीजें टेम्परेरी हैं या ये परमानेंट हो गई हैं, क्या उनकी याददाश्त इसी तरह की रहेगी। इसके साथ साथ लोगों को स्टेमिना और बाकी चीजों की भी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, सीधा हम अपने पैनल के पास चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर डॉक्टर का पैनल है। डॉक्टर हर्षवर्धन अत्रे जी हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अपोलो अस्पताल लखनऊ में। डॉक्टर ऋतु गर्ग जी मेडिकल एक्सपर्ट वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ गाजियाबाद आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आप तीनों मेहमानों का, हमारे स्पेशल गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जैसा मैंने अभी ब्रेक पर आने के बाद फौरन कहा कि जो लोग इस तरह के सिम्टम्स कोविड के बाद भी फेस कर रहे हैं, उनका सबसे पहला सवाल यही है कि डॉक्टर ये अभी टेम्परेरी है ये फेज, या ये परमानेंट है उनके लिए, कि अगर उनको कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, याददाश्त जा रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये मीनवाइल ठीक हो जाएगा या वो जिंदगी भर के लिए है? देखिए, कुछ बीमारियां तो इस तरह की हैं जिनमें से अगर हम देखें तो जैसे कि सेरेब्रल हेमरेज है, या फिर एंसेफेलाइटिस है, या पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया है। तो स्ट्रोक का जो पैरालिसिस होना है, उसमें तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। बट जैसे एंसेफेलाइटिस वाली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सीजर परसिस्ट कर सकते हैं, दिमाग की सूजन उतरने में टाइम लग सकता है, और सीजर डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। दूसरी जो तकलीफें हैं, जो जैसे कि मानसिक अवसाद हैं, या क्रोनिक हेडेक है, या आपके मसल्स में पेन है, मायल्जिया जिसको कहते हैं अपनी डॉक्टरी टर्म में, ये सब चीजें ऐसा लगता है कि थोड़े समय बाद जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म निकलता है, या फिर इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में है उसके वो खत्म हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बट ज्यादातर चीजें जो सीरियस हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया या फिर हेमरेज हो गया, उसके साथ अगर कोई रेजिडुअल या बची हुई वीकनेस रह गई है ना, उसमें डैमेज की वजह से, या दिमाग में अगर कोई परमानेंट डैमेज हो गया है, तो वो रिकवर नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें तो इस तरह की घटनाएं जो सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसे मरीजों में ज्यादा हैं जो आईसीयू में भर्ती होने की नौबत जिनको आई है। लगभग 10 से 15% कोविड से जो आईसीयू में पहुंचे हैं लोग, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को आई हैं। जो लोग आईसीयू के बाहर हैं, ओपीडी बेसिस पर इलाज हो रहा है, उनका प्रतिशत बहुत कम है इस तरह की चीजें होने की। तो हमको अभी बहुत सारी स्टडीज देखनी है, हमको अभी बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आने वाले टाइम में हमको ये पता चलेगा कि ये रेजिडुअल इफेक्ट्स कहाँ तक रह रहे हैं, कितने दिन में जा रहे हैं, और कितने लोग इससे ठीक हो जा रहे हैं, कितने लोग नहीं हो जा रहे हैं। उनके लिए और हमें क्लैरिटी आएगी कि उनके इलाज कैसे हम करेंगे, और कब हमें रीएश्योर कर पाएंगे कि आप अपनी पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन ये चीज श्योर है कि नॉर्मल लोगों में, जो लोग ओपीडी बेसिस पे इलाज करा रहे हैं, उनमें रेजिडुअल चीजें होने की या बने रहने की, इस तरह की चीजें संभावना बहुत कम है। और जो लोग सीरियस हैं, उनको स्ट्रोक हुआ है, या ये एंसेफेलाइटिस हुई है, या हेमरेज हुआ है, उनकी स्थिति बेसिकली उस वजह से ही खराब है क्योंकि इस तरह के भी जो इवेंट हुए हैं, उनकी वजह से जो भी पैरालिसिस वगैरह हुआ है, अगर वो आईसीयू से बाहर आ जाते हैं तो वो बहुत लंबा टाइम ले सकते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी नई बीमारी है, ट्रीटमेंट भी चेंज लगातार होते रह रहा है, हम वैक्सीन्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमको और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, कौन कौन से रेजिडुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसका और ज्यादा बेहतर इलाज कर पाएंगे, और ज्यादा हम जानकारी जुटा पाएंगे। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि अभी मुझे
कोविड और कैंसर से जुड़ा हुआ एक सवाल भी आपसे पूछना है डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उस पर आता हूं मैं आपके पास। लेकिन डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर ऋतु, दो तरह के लोग कोविड के बाद परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक कोई जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय अगर कोविड पॉजिटिव हुआ था और चूंकि अब वो 15-17 दिन बाद ठीक हो चुका है, तो वो अब उसी एफिकेसी, उसी एफिशिएंसी और उसी स्पीड से वो अपना काम करे जो वो कोविड से पहले कर रहा था। जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि एफिशिएंसी पर, व्यक्ति के स्टेमिना पर तो कोविड असर डालेगा क्योंकि वो उसके लंग्स पर असर डालेगा। क्या जो कोविड से ठीक हुआ है वो चाहकर भी उसी एफिशिएंसी से काम कर सकता है, करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जो स्वस्थ फेफड़े थे और कोरोना के बाद जो संक्रमित फेफड़े थे, जो हालांकि अब ठीक हुए हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं, उन पर वो कहीं अतिरिक्त भार डाल रहा है, कहीं अतिरिक्त जोर डाल रहा है उसी रफ्तार से काम करने को लेकर? वो किसी भी तरह का काम हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमने उसके बाद, कोविड से ठीक होने के बाद कितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी है। इस वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का या कोई भी मेंटल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, इसको हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। जितने भी पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो चुके हैं, बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप 15 दिन बाद उतनी एफिकेसी के साथ काम कर पाएंगे, पर अगर आप दिन में 3 बार अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मीन्स अपने फेफड़ों को अतिरिक्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर कि अपने फेफड़ों को एक नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, सप्लाई अच्छी हो रही है, तो धीरे धीरे आप इस चीज से रिकवर हो सकते हैं। प्लस दूसरा, एक मनोबल, एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है कि मैं वापस, हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि मैं वापस पहले जैसा नॉर्मल हो गया हूँ, मैं वापस पहले जैसा ही अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। ये हमें खुद को भी समझाना होगा, प्लस हमारे घर वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक सामाजिक दायरे में रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो उनको भी ये समझाना होगा। और हमारी जितनी एफिशिएंसी है, जितनी एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं, उतनी ही एफिशिएंटली हमको काम करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा बर्डन, जब हम खुद को एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे हमें समझ में आएगा। तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना आपके लंग्स अलाउ करते हैं, जितना आप मेंटली अपने आप को अलाउ करते हैं, उतना ही काम करिए। और कोविड ने एक बात और हमें सिखाई है, मानसिक संवेदनाओं के साथ जीना। कहीं ना कहीं जो हम लोग थोड़ा सा एक डिस्टर्ब हो गए थे, थोड़ा कमर्शियलाइज हो गए थे, या कह लीजिए कि मानवीय संवेदनाओं से दूर हो गए थे, कोविड काल में वो संवेदनाएं फिर से लौटी हैं। फिर से लोगों को जिंदगी की कीमत, अपनों की कीमत फिर से समझ में आई है। एक हल्की सी छींक किसी को आती है तो हम डर जाते हैं कि वो मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरी माँ है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो एक जो ये संवेदनाएं फिर से जीवित हुई है, इन संवेदनाओं को हमें फिर से जीवित रखना होगा और उनको ये एहसास दिलाते जाना होगा कोविड रिकवर्ड पेशेंट को कि तुम हर वो काम कर सकते हो जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो जब ये उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो धीरे धीरे, हर चीज तुरंत नहीं होती। हम ये सोच के चले कि उनको 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, 16वें दिन वो अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। पर धीरे धीरे सपोर्ट के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, मेडिटेशन के साथ वो इस काम को कर सकते हैं। प्लस उनको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस देखिए, हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है इस वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बिल्कुल भी स्ट्रेस को अपने ऊपर ना आने दें। इसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली से काउंसिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वक्त जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, आप उनकी भी सेवाएं ले सकते हैं। इस वक्त बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं खुद आगे आकर निःशुल्क साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रही हैं ऐसे पेशेंट्स की, ताकि वो इस ट्रॉमा से उबर सके। एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। डॉक्टर्स, जैसे अभी सर ने भी कहा कि इतनी मौतें डॉक्टर्स ने भी नहीं देखी। तो जो ये हम लोग भी जब किसी मौत को देखते हैं तो रात में हम लोगों को इतना टेंशन होता है, एक भयावह सपना की तरह। जैसे आप एक हॉरर मूवी देखते हैं, उसके बाद आपको एक नींद नहीं आती, कुछ उसी तरह की हॉरर मूवीज हम लोगों ने पिछले 2 महीनों में देखी है। ये तो सबको एक दूसरे के साथ देते हुए ये कहना होगा कि हम सब लोग फिर से एक दूसरे का अगर साथ देंगे, एक दूसरे को इमोशनली बूस्ट अप करेंगे, तो चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, दोनों उस काम को कर सकता है। प्लस हम लोगों को थोड़े दिन फाइनेंशियली इन चीजों को भूल जाना होगा। हमें समझाना होगा एक दूसरे को कि थोड़ा तुम बांटो, थोड़ा हम बांटे, तो मिलके वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, हम भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। एम्प्लॉय किसी पे बर्डन नहीं आएगा। और फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़े दिनों की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर मुस्कुराएगा इंडिया। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर ऋतु। देखिए, इस वक्त वो जो चैरिटेबल जो चीज़ें होती है ना, उसका वक्त आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस। आपका नुकसान ना हो, लेकिन बहुत ज़रा फायदे के चक्कर में मत रहिए। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, इस वक्त मानवता और मानव की सेवा बहुत ज़रूरी है। और जैसा डॉक्टर ऋतु ने कहा कि मानवीय संवेदनाएं, तो देखिए ये संवेदनाएं सदा से अपने माता पिता, बच्चों, पत्नी, पति
अपने रिश्तेदारों के लिए रही हैं, लेकिन अब ये संवेदनाएं अपने कलीग्स, अपने बॉस के लिए, जो नीचे एम्प्लॉय है उनके लिए, उसमें बहुत ज़रूरी है वो लाने। मैं डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आ रहा हूँ और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन आपके पास आता हूँ। डॉक्टर अग्रवाल, हम बात कर रहे हैं उन पेशेंट्स की जिनको कोविड हुआ, ठीक हो गए, लेकिन जो आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में जो आपने डॉक्टर्स की स्थिति बताई, उस पर मुझे नहीं पता कभी कोई शायद फोकस भी कर पाया, क्योंकि अपने दुख में कभी किसी के दूसरे का गम दिखाई नहीं देता, हमेशा अपना गम सबको बड़ा लगता है। आज जो आपने वो पहलू दिखाया वो घूम गया मेरे दिमाग के सामने कि किस तरह की स्थितियां रही होंगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई आईसीयू अटेंड नहीं करता, लेकिन मैं वो आपके शब्दों से मैं समझ गया, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। आप खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं सर, आप लोगों को, अपने लोगों को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को, अपने जूनियर डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेस को, कि इतनी मोर्टेलिटी, सही बात है, ये पहले कभी नहीं हुई, और जब पहले सदियों में जब कभी पेंडेमिक आए तो हम उस वक्त थे नहीं, मौजूद नहीं थे। आप कैसे तैयार करते हैं अपने और अपने स्टाफ को? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका जी। देखिए, एक्चुअली इसमें ना पूरा एक टीम वर्क होता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कोविड पेशेंट को ठीक करने की, जिसमें कि सबसे पहले जरूरी होता है कि आप खुद को ठीक रखें। तो ये बात सही है कि बहुत गहरा असर पड़ता है। पहले तो मैं आपको एक पहलू दिखाता हूँ इसका, कि जब हम लोग रात में आईसीयू से निकल के घर पे आते हैं, तो शुरू में जब हम लोग काम कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि रात को नींद नहीं आती थी, 12, 1, 2, 3 बज जाते थे, और यही बार यही फोन करना कि भाई वो पेशेंट कैसा है, वो पेशेंट कैसा है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो लगातार सैड न्यूज मिलती ही रहती थी कि आज ये हो गया, अब ये हो गया, आज इतनी मोर्टेलिटी हो गई, आज इतनी हो गई। धीरे धीरे करके शुरू में ये हुआ कि नींद आनी बंद हुई, इंसोम्निया हुआ कि सोते सोते उठ के बैठ गया, अरे भाई उस पेशेंट का क्या हुआ। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन हाथ में, ये देखने के लिए कि भाई आईसीयू में बात कर लूं मैं, पता नहीं वहां पे वो ठीक है कि नहीं है। इस तरीके की स्थिति हुई। कई बार पेशेंट आईसीयू में ज्यादा मोर्टेलिटी हो गई, 2 लोग एक्सपायर हो गए एक साथ या 3 हो गए, तो जो आईसीयू का स्टाफ है, सिस्टर्स हैं, वो लड़कियां हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोने लगे। रोते रोते आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक दूसरे के चिपट रहे हैं कि ये भी चला गया, ये तो यंग था बिल्कुल, ये चला गया, सर आज ये एक्सपायर हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वहां पे जितना भी स्टाफ है, उनकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, डॉक्टर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट आता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आईसीयू में जाके अपने स्टाफ से बात करता हूँ, कुछ हंसी मजाक करता हूँ, कुछ मोटिवेट करता हूँ उनको, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के साथ जाके उनको समझाता हूँ, उनको काउंसिल करता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे मौके आए कि सर हम आज के बाद यहाँ काम नहीं करेंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया, हम छोड़ के जा रहे हैं। हमारे बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी थी जो कोविड पॉजिटिव हो गई। कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो सिस्टर्स घर छोड़ के 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर से आके आपके यहाँ काम कर रही है, और अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है, तो आप सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी जी। उसकी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। हम लोग अपने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक सिस्टर पॉजिटिव हुई, 5 हो गई पॉजिटिव, 10 हो गई, फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, तो हंसना खेलना फिर से शुरू हो जाता है। वो चीजों को भूलने लगती हैं ग्रेजुअली। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पुरानी चीजों को उनको किसी भी तरीके से याद ना आए, मगर आईसीयू में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आईसीयू में फिर वही वातावरण। तो डेली हम लोग ये काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं होगा। पेशेंट के पास जब भी जाना है, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि नहीं कुछ नहीं होगा, लगे रहो, मेहनत करते रहो, ये पेशेंट निकल आएगा बाहर, हमेशा निकल आएगा। मुझे भी पता है कि वो नहीं निकल पाएगा, ये मैं जानता हूँ, बट मैं अपने स्टाफ के सामने कभी भी ये नहीं कहता कि ये नहीं निकलेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, बिल्कुल मेहनत करते रहो, निकल आएगा, निकल। नहीं सर, सिस्टर्स भी कहती हैं, वो जो हमारे और नर्सिंग स्टाफ है वो भी यही कहता है, नहीं सर आप कह रहे हो, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और ये मोटिवेशन ही है, प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं। आप उनको चाय कॉफी पिला दीजिए, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें मंगा दीजिए। देखिए वो इन सब छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं। वो पूरे दिन पेशेंट के लिए मेहनत करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। और अगर आप देखें उनको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है या बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऑल दो जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं, मैंने देखा यहाँ पर गाजियाबाद में, उन्होंने कोविड के दौरान अपने नर्सेस को, नर्सिंग स्टाफ को और पैरामेडिक्स को कोविड इंसेंटिव के नाम पे काफी कुछ दिया, जिससे कि काफी अच्छा वातावरण भी रहा और उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, उनको काम करने में मजा भी आया। बट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है।
ये तो आप देखिए ना, आपके कोविड चल रहा है, आपके घर में अगर किसी को बुखार भी हो जाएगा ना, तो आप कांप जाएंगे कि कहीं ये कोविड तो नहीं। ये सच है। आपके घर में अगर किसी को बुखार भी हो जाएगा, तो आप तुरंत, आपके दिमाग में यही बात आएगी कि ये कोविड है। और आप इतने घबरा जाएंगे कि आप सोचेंगे मैं इससे सलाह लूं, उससे सलाह लूं, इसका इलाज करूं। हमारे यहाँ आईसीयू में पूरे दिन सिस्टर्स काम करती हैं, रोजाना का रूटीन है, किसी न किसी को होता ही है। डॉक्टर्स को भी होता है, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, जो इंटेंसिविस्ट हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो सारे इन्फेक्ट हो चुके हैं। और डॉक्टर्स की डेथ देखिए आप कितनी हुई है। अगर आप डाटा उठा के देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स की उत्तर डेथ प्रदेश और दिल्ली से जो आंकड़े आए पहली और दूसरी वेव में सर, वो आंकड़े चौंकाते हैं कि हमने इतने सारे डॉक्टर्स को खो दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप रातों रात वेंटिलेटर्स, कंसंट्रेटर्स लगा सकते हैं, आप रातों रात बेड तैयार कर सकते हैं, आप किसी बिल्डिंग को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रातों रात आप एक डॉक्टर खड़ा नहीं कर सकते। एक लंबा अरसा लगता है एक डॉक्टर को खड़ा करने में, उसे तैयार करने में। तो डॉक्टर्स का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर अग्रवाल आपके पास लौट रहा हूं, बहुत अहम बात आपने कही है, इस पर मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं और अब मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, चूंकि आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इस लिहाज से। सर, कोविड और कैंसर में क्या कनेक्शन है? क्या कैंसर के कुछ जो प्राइमरी सिम्टम्स थे या जो फर्स्ट स्टेज में थे उनको कोविड ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? क्या जो कैंसर के पेशेंट है उन पर कोविड भारी पड़ रहा है, भारी पड़ सकता है? ये कैंसर और कोविड का जो कनेक्शन है वो काफी हद तक ये समझिए कि भयावह है। अगर कोई भी इम्यूनिटी कम करने वाला कारण हो और तो उसको इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैंसर ऐसी ही एक बीमारी है जो शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती है। खास तौर पे इस तरह के कैंसर्स जैसे कि ब्लड कैंसर्स हैं जिनमें लिम्फोमा, ल्यूकीमिया आते हैं, या फिर स्टेज 4 के वो कैंसर्स जो काबू में नहीं है और उनकी वजह से इम्यूनिटी काफी लो हो गई है। इस तरह के लोग जो बूढ़े हैं, साथ में उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, उनकी इम्यूनिटी और भी ज्यादा लो है, तो वो लोग बहुत ज्यादा खतरे में हैं कि कोविड का इन्फेक्शन उनको जल्दी पकड़े और बहुत गंभीर रूप से उनको संक्रमित करे। और आईसीयू जाने का खतरा उनका सबसे ज्यादा होता है। तो इस कोरोना की वजह से, वेव्स की वजह से, जो गंभीर रोगी जिनको कैंसर का इलाज चाहिए, जो हार्ट के रोगी जिनको गंभीर इलाज चाहिए, वो लोग रोगी जिनको डायलिसिस चाहिए, उनकी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया है। डायलिसिस नहीं मिलने से मौतें बहुत हुई हैं, टाइम पर इलाज न मिलने से, और हॉस्पिटल्स की जो इमरजेंसीज हैं वो फ्लडेड होने से, कि वहां पर बेड ही नहीं है, तो मरीज एक्सेप्ट ही नहीं हुए क्योंकि वहां पर बेड ही नहीं है। डॉक्टर्स इतने बिजी हैं कोविड मरीजों की लहर के साथ कि दूसरे किसी रोगी को देखने का मौका ही नहीं मिल रहा उनको। बेड की शॉर्टेज है, मैन पावर की शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स को दिन रात काम करना पड़ रहा है, और ऐसे रोगी निग्लेक्ट हो जा रहे हैं जिनको इलाज करके बचाया जा सकता है। तो कोरोना की वजह से सिर्फ कोरोना से मौतें नहीं हुई, मौतें दूसरी बीमारियां जिनको समय पर कोरोना की वजह से इलाज नहीं मिला, ऐसी भी बहुत मौतें हुई। और मैं पर्सनली, मेरे कितने मरीज अफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिले हो गया है। बहुत सारे मरीज कोरोना के डर की वजह से उन्होंने इलाज बीच में छोड़ दिया है। बहुत सारे मरीज कोरोना से इन्फेक्ट होने की वजह से उनका इलाज रोकना पड़ा है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और बहुत सारे मरीजों में हुआ भी है। बहुत सारे मरीज इम्यूनिटी लो होने की वजह से इन्फेक्ट हुए हैं, मौतें भी बहुत सारी हुई हैं। तो हमको ये जो कोरोना की वेव्स आई हैं, इन दोनों ने ये भी सिखाया है कि इन लोगों को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। ठीक, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, और वो बहुत अहम सवाल है। सर, एक तरफ तो वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 72 घंटे या 48 घंटे कम से कम स्मोक या ड्रिंक ना करें। डॉक्टर्स कोविड होने के बाद भी ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप स्मोक करते हैं तो स्मोक कम कर दीजिए, ड्रिंक करते हैं तो भी ड्रिंक मत कीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी पर असर करता है, अभी आप पहले ठीक हो जाइए। इस बीच में
कुछ स्टडीज, कुछ जर्नल भी सोशल मीडिया पर सामने आए जिसमें यह दावा किया गया कि अगर कोई पहले से स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसको कोविड से रिकवर होने में हेल्प कर रहा है। उसके अलग अलग तर्क दिए गए। इससे लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस तथ्य को इसलिए छिपाया जा रहा है ताकि स्मोकिंग प्रमोट ना हो, नए लोग स्मोकिंग शुरू ना कर दें या नए लोग ड्रिंक शुरू ना कर दें। कुछ लोगों का क्योंकि अल्कोहल पार्ट होता है रम में, ब्रांडी में, तो उसमें वो उसको सैनिटाइजर से जोड़कर ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपसे जानना वही चाहता हूं कि असली स्थिति क्या है, कंफ्यूजन ना रहे आम आदमी में। देखिए, इस तरह की अफवाहें और बातें तो हर वेव्स में हर तरह की बीमारी के बारे में चलती ही रहती है जी। स्मोकिंग कोरोना से बचा रहा है, बड़ा ही हास्यास्पद लगता है मुझे कि कोविड जो है स्मोकिंग की वजह से कम अफेक्ट करे या ड्रिंकिंग की वजह से कम अफेक्ट करे। स्मोकिंग से तो उल्टे लंग्स की जो डैमेज है वो बहुत बढ़ी हुई होती है और जो म्यूकोजा है, जो नेजल म्यूकोजा है, जो ओरल म्यूकोजा है या फिर जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी जो म्यूकोजा है ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो वो तो और फैसिलिटेट करेगा कि कोविड का वायरस जो है अच्छे से उसको वहां पर कंटैक्ट करे और बड़ी आसानी से अंदर चला जाकर उसको संक्रमित कर दे। तो ये कहना कि स्मोकिंग उसको बचा लेगा तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। और एनेक्डोटल रिपोर्ट्स और ये कॉन्ट्रेरियन थ्योरीज या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर बीमारी के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में सामने आती रहती हैं। हमको इन्हें सिरे से खारिज कर देना चाहिए जब तक कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस या बहुत बड़ी स्टडी नहीं आती कि ये आपको इससे बचाएगा। सिमिलर बहुत बड़ी भ्रांति जैसे होती है कि लोग कहते हैं, इसी का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि रोज 60 ml अल्कोहल लेने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बड़ी निराधार है, कोई बड़ी स्टडी इन पर नहीं हुई है। बहुत क्लिनिकल रिसर्चेस हुई, उनमें बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स आए और हमको अभी ये पता है कि किसी भी तरह का अल्कोहल कितनी भी मात्रा में किसी भी व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है और किस तरह अफेक्ट करेगा, कितना कम करेगा, कितना ज्यादा करेगा, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके साथ लगी हुई बीमारियां, उसकी उम्र, इन सब चीजों पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रेरियन थ्योरीज हैं इन पर विश्वास ना करके डॉक्टर्स की जो एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस हैं और जो वो सलाह दे रहे हैं उनको मानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक। तो इसलिए इस तरह की बातों पर विश्वास ना करके मेरे ख्याल से स्टिक टू द बेसिक्स वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं दरअसल क्योंकि आप 3 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर अग्रवाल और साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं हमारे उन तमाम दर्शकों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की तरफ से, आप लोगों को, जिन्होंने दिन में अगर हल्का सा बुखार हुआ फौरन डॉक्टर को फोन कर दिया, रात में बच्चे को कोई तकलीफ हुई फौरन डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर्स फोन अटेंड करते हैं, वो बताते हैं अब फीस पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है डजंट मैटर, लेकिन वो हम एक फोन कॉल करते हैं हड़बड़ाहट में, अगला डॉक्टर वो पेशेंट्स भी देख रहा है, वो वार्ड्स भी संभाल रहा है, वो हमारे फोन कॉल्स का रिप्लाई भी दे रहा है, भले ही वो हमको ठीक से उस टाइम रिकॉल कर भी पा रहे हैं कि मेरा पेशेंट है भी कि नहीं है, वो कर रहे हैं। सवाल मेरा यही है, इतनी हौच पौच रहती है पूरे दिन में, मुझे नहीं पता आप लोग कितने बार बैटरी रिचार्ज करते हैं अपने फोन की, क्योंकि इतना लगातार फोन रहता है। कैसे खुद को आप तैयार रखते हैं कि नहीं, फेडअप नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, जो मरीज फोन कर रहा है वो कुछ परेशान होगा तभी वो हिम्मत कर पाया आपको फोन करने के लिए, कहीं वो गुस्सा ना निकल जाए फोन पे कि यार अभी तो फोन किया था आपने, तो वो उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग? देखिए, अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट परेशान है या उसके अटेंडेंट परेशान है तभी वो आपको फोन कर रहे हैं। किसी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं होता और डॉक्टर को पेशेंट सिखाया जाता है, हम लोगों को पूरी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान ये सिखाया जाता है कि पेशेंट तकलीफ में है, उसके अटेंडेंट तकलीफ में है, वो भला बुरा बोल सकते हैं लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। हम लोग जो ओथ लेते हैं उसमें भी हम लोगों को ये सिखाया जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर डॉक्टर की प्रैक्टिस इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसके अंदर एक पेशेंस आ चुका है। और इस कोविड काल में जब पेशेंट पे इतना पैनिक है, इतनी निगेटिविटी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका ऐसा स्ट्रेस होना या बार बार डॉक्टर को फोन करके पूछना कोई गलत चीज नहीं है,
क्योंकि वो किसी से कुछ सुन रहा है, किसी से कुछ सुन रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ सुन रहा है, टीवी में कुछ सुन रहा है, पड़ोसी से कुछ सुन रहा है, वो सबकी बातें सुन रहा है। तो उसके मन में खुद इतने सारे सवाल आ जा रहे हैं अपने हेल्थ को लेके, इतनी ज्यादा निगेटिविटी आ जा रही है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर गुस्सा करेगा तो वो जो मिथ चले आ रहे हैं, जो गलत भावनाएं चली आ रही हैं, जो गलत संदेश जा रहे हैं, उनको फॉलो करेगा। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से मतलब बहुत पेशेंस के साथ इस पूरी कोविड लहर को संभाला है। और मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से संभाला और अपने पेशेंट्स को सही सलाह दी है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर डॉक्टर भी इरिटेट होकर बोलेगा तो हो सकता है जो व्हाट्सएप पे वो कुछ फालतू चीजें पढ़ रहा है, जैसे अभी आपने कहा बहुत सारी मिथ चल रही हैं, बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं, उनको फॉलो करने लगेगा। तो और मैं पहले भी इस चीज की बहुत बड़ी पैरोकार हूं कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने अगर आधी मिनट भी अगर बात की और उसको अच्छे से प्रॉपर्ली गाइड कर दिया, प्रॉपर्ली काउंसिल कर दिया, तो मुझे लगता है उस दिन के लिए एटलीस्ट वो पेशेंट थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। और तो ये हम छोटी डॉक्टर्स का छोटी यहाँ चीजें पर ये आगे भी जाके बहुत मरीज को important हिम्मत देती हैं, और जब पॉजिटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति को ठीक करने में। मैं दर्शकों से एक अपील करता हूं, आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं, जानने वाले हैं, जिनको आज तक आप फोन करते रहे कि सर कोविड हो गया क्या करें, सर दवाइयां क्या लें, सर क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सर धूप में जाना है कब जाना है किस टाइम जाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, आप इतने कॉल कर चुके हैं डॉक्टर को। आप एक काम करिए, मेरी एक अपील है आपसे, आप अपने फैमिली डॉक्टर को सिर्फ एक व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए क्योंकि इतने बड़ी तादाद में लोग कॉल करेंगे तो वो फिर परेशान हो जाएंगे। सिर्फ एक व्हाट्सएप करिए, उसमें एक थैंक यू लिखिए, उसमें एक दिल बनाइए प्यारा सा और लिखिए थैंक यू डॉक्टर, यू आर रियल हीरो, यू सेव्ड आवर लाइफ। बस इतना लिखिए और अपने फैमिली डॉक्टर को भेजिए। मुझे लगता है कि जब आप बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने फैमिली डॉक्टर को जब ये भेजेंगे, अपने अपने डॉक्टर्स को भेजेंगे, तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा। और डॉक्टर जब हमको बचा रहे हैं, जब हमको वो प्राउड फील करा रहे हैं और गुड फील करा रहे हैं, तो अब उनको भी आपको ये फील कराना है कि उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर मानवता के लिए क्या किया है। तो इतना सा काम आप जरूर करिएगा। मैं थैंक यू बोलता हूं आपको डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर होने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन जो मैंने अपील की है उसका ख्याल रखिएगा। कुछ नहीं, 30 सेकंड लगेंगे आपको, बस आपको लिखना है थैंक यू डॉक्टर, यू सेव्ड आवर लाइफ, यू आर रियल हीरो। छोटा सा दिल जरूर बना के भेजिएगा। दिल का ख्याल रखा है डॉक्टर्स ने, इस बार जिंदगी का ख्याल रखा है। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।